और बच्चों टेस्ट कैसा हुआ आपका कल वाला? ठीक था? क्यों? मतलब क्यों वैसे? नहीं, क्या पेपर टफ था? अच्छा। और बाकियों का 100 12? अच्छा, मंजू का 10 आज कितने? अच्छा, क्यों गलत हुए, क्या लगता है? एक ना, चलो बाई चांस इससे एक चलो एक बात करते ही हैं। मैंने पीटीएम वाले दिन ऑब्जर्व की थी स्पेसिफिकली। मुझे अपने आप को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी सुनो इसको ध्यान से। सी, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस बैच सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो हमेशा। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ऐसा ऑनलाइन आप लोग बताना जरा मुझे। तो मैंने रेयरली देखा कभी कि कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब उससे क्या पता चल रहा है? वही चीज जो मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि हाँ जी वो ओवर कॉन्फिडेंस है, भी करना तो सारा है, और हर बार वही ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ जी इस बार तुम्हारे ठीक ही होंगे, तो वो हो नहीं रहे। ठीक है, अब इसका क्या तरीका है ठीक करने का? ये तरीका तो नहीं है जो आप अभी कर रहे हो। जो अभी तरीका है वो तो ये है कि इट्स एज गुड एज कि हम लॉटरी की टिकट खरीदते जाएं हर 2 संडे बाद, तो और हम कहें कि हाँ कभी एक संडे तो लॉटरी निकल ही आएगी, है ना? वो नहीं करना हमें। डिवाइड योर सेल्फ इंटू 2 कैटेगरीज। आपको अपने स्कोर्स दिख रहे हैं, ठीक है? मैं फिजिक्स के लिए बोल रहा हूँ, अप्लाई द सेम थिंग टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अपने स्कोर्स को देखो। आप कोई एक टेस्ट दो टेस्ट नहीं हुए आपके, आई थिंक 10 टेस्ट हो चुके हैं, है ना? तो आपको एक क्लियर कट दिखना चाहिए कि व्हाट इज योर एवरेज स्कोर, या व्हाट इज योर एवरेज नंबर ऑफ मिस्टेक्स। अगर तो ऐसा है कि आपके जनरली 2 तक हो रहे हैं गलत, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपके 0 से 2 तक गलत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप कंसिस्टेंटली उससे ज्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है, आप 4-5 गलत कर रहे हो, भाई देखो अगर 5 गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके नंबर कितने रह गए? 4 या 5 गलत पे 75 के आसपास हो गए मार्क्स, है ना? तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम से आपने ये करना ही करना है, ये सोच के जाओ कि मैं 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है? अगर मैं 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं एटलीस्ट 15 से 20 मिनट बचा रहा हूँ पेपर सॉल्विंग में से, है ना? और वो किस पे लगाने हैं? आई थिंक जो लोग आप में से जिन लोगों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको रिवाइज करने का टाइम तो नहीं मिलता होगा पेपर, या देखते हो आप दोबारा? आप चेक करते हो? और ऐसा है कि चेक करने पे भी गलती नहीं मिलती? इज इट? क्या वो तब नहीं मिलती? मैं आपको बताता हूँ। वो ना तब नहीं मिलती होती अगर आप अपने ही पुराने सॉल्यूशन को देखो और आप अपनी तरफ से ये सोचोगे ना कि मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर नहीं मिलती कभी गलती, ठीक है? गलती तब मिलती है अगर आप दोबारा ही करोगे उस क्वेश्चन में, ठीक है? तो जो वो टाइम बचता है उस टाइम में आप मतलब जितने क्वेश्चन हो पाए एटलीस्ट, जो आपको पता ही है कि यार ये तो सबसे कम टाइम वाले क्वेश्चन थे, है ना, उनको चाहे दोबारा करो और वेरीफाई करो कि उनमें से कोई गलत ना हो, ठीक है ना? देखो बच्चों,
मैंने आपको जैसे हमेशा ही मैं बोलता रहा हूँ ना कि गलती तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक अच्छे टेस्ट में। अब जैसे अब कल जो जेईई एडवांस का पेपर हुआ है ना, मैंने अभी पेपर 2 नहीं देखा। अब जैसे मैंने पेपर 1 देखा, ठीक है। पेपर 1 में मतलब बहुत ही सिंपल पेपर आया, मतलब पिछले 5 साल का इजीएस्ट पेपर आया होगा जो पेपर 1 था अभी तक। हो सकता है पेपर 2 में कुछ अच्छा हो, आई डोंट नो, बट अगर मैं सिर्फ पेपर 1 की बात करूं तो मतलब एब्सोल्युटली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। मतलब मतलब जो आप मतलब के नोट्स में मतलब आराम से, मतलब बूस्टर तो भूल ही जाओ, एक्सरसाइज 3A से ऊपर कुछ भी नहीं कहीं पे। अब ऐसे पेपर में फिर से क्या होता है कि अब जहां पे अब यहाँ कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, मैक्सिमम बच्चे हम क्वेश्चंस को करके आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर किसी ने गलती की होगी तो वो बहुत मतलब पीछे जाएगा उसकी रैंक, है ना। सेम बात मेंस में होती है, मेंस में तो और ज्यादा होती है। तो यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड। और अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि फिर ना मतलब फिर ये कहना बंद करो अपने आप को कि भाई हाँ मैं ये बुक कर लूं, मैं वो बुक कर लूं, मैं एक्स्ट्रा कर लूं। उससे गलतियां नहीं ठीक होंगी। फिर जो है उसी पे ही डबल फोकस करके फिर तो आपको रादर हर दूसरे दिन तीसरे दिन ना यही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप फिक्स टाइम दो अपने आप को, ठीक है। आधा घंटा दो, सोचो आधे घंटे में स्टार्ट करो कि मैंने 15 क्वेश्चन करने हैं। देखो हो क्या रहा है, बिल्कुल साइंटिफिकली अगर हम चलें हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हमारे ऊपर एक टाइम का वो डला प्रेशर, तो हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, एब्रप्ट गलतियां। वो अनकॉन्शियस मिस्टेक्स हैं, कॉन्शियस मिस्टेक्स तो नहीं है ऑब्वियसली। हम हमें वो वैसे पता है बिल्कुल कि वो √2 की क्या वैल्यू होती है या जो भी है, प्लस में है या माइनस। लेकिन हम जब वो टाइम का प्रेशर डलता है तो हम उसमें वो गलतियां करते हैं। क्या तरीका है उसको अवॉइड करने का? पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन वेरी फ्रीक्वेंटली इन स्मॉल इंटरवल्स, आधे घंटे का, ठीक है। आपको मैंने आधे घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं, फिर कहो आधे घंटे में 20 करने हैं, बढ़ाते जाओ, ठीक है। करे हुए क्वेश्चन। टारगेट ये है ही नहीं कि हमें कुछ नया सीखना है, टारगेट क्या है? गलती नहीं करनी, है ना। वो बढ़ाते जाओ, 20 से 25 कर दो, 25 से 30 कर दो, 30 से 40 कर दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो क्वेश्चंस बिल्कुल देखे हुए हैं, भी मुझे आंसर ही याद रह गया उसका, ठीक है, तो थोड़ा सा प्ले करो। ऐसे मान लो कि जो भी वैल्यूज दी हुई हैं सबके अंदर +1 ऐड कर देना है, ठीक है। मैं जान के ऐड करने वाला बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला नहीं बोल रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो जनरली हो सकता है कट ही जाता हो ना। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, टाइम भी डबल कर दिया, तो मोस्टली कोई ना कोई रेशियो कट जाता है। ऐड वाला बना दो, ठीक है, कि भाई जितनी वैल्यूज दी हुई है जिस भी यूनिट्स में, उन सबके अंदर आपने 2 ऐड कर देना है और फिर आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो हो सकता है ऑप्शन से बन भी ना रहा हो आंसर, तो बस कोई बात नहीं, वहां लिख दो जो भी बना। कंडीशन क्या है कि बस टाइम फिक्स करना है ना, उस फिक्स टाइम में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये ट्रस्ट करो बच्चों कि ना जब आप 2 साल एक पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हो, सारा कुछ करते हो, अपने टेस्ट देते हो, उसके बाद प्रॉब्लम ये नहीं रह जाती कि हाँ उस टाइम पे मुझे वो कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। कंसेप्ट आता होता है, प्रॉब्लम ये रह जाती है बस आप उसको रिकलेक्ट कर पाते हो कि नहीं, है ना। तो वो मत सोचो कि मैंने कितना नया कर लिया, परफेक्शन की तरफ जाओ कि कितना सही कर लिया इन फिक्स टाइम। अगर आप अपने आप को ये तसल्ली देते हो ना कभी भी कि मेरा टेस्ट में गलत हो गया था, घर आके ठीक हो गया, कोई खास बात नहीं है, सबके साथ ही ऐसे होता है, ठीक है। वो एक फॉल्स अश्योरेंस अपने आप को अश्योरेंस ये दो कि घर में भी फिक्स टाइम में किया था तो ठीक हुआ था और टेस्ट में गलत हुआ था, तब समझ आता है। तो जब आप घर में भी अपने आप को बार बार वो फिक्स टाइम दोगे, वो प्रेशर दोगे, है ना, फिर आप सीखोगे कि हाँ जी कैसे टेस्ट में भी वही सेम चीज, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो जिनके भी गलत हो रहे हैं क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। और अननेसेसरली फिर अटेम्प्ट मत करो, फिर कम अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये एक सीखने वाली बात है, यू हैव टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन कि हर बार लगता यही है कि नहीं यार इस बार वो गलती नहीं होगी, बट दिख रहा है हमें 10 टेस्ट से कि हो तो रही है, तो उसको थोड़ा सा मतलब बैकफुट पे जाके हमें मतलब ठीक करना पड़ेगा, ओके।
ये इसके बाद एक बार एनटीएससी हो जाए फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा, तो आप ये मान लो कि उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकली हर संडे टेस्ट हुआ करेगा। एक संडे तो जो आपका चल रहा है वही होगा, दूसरे संडे एडवांस वाला टेस्ट होगा। ओके। अच्छा, क्या होमवर्क दिया था मैंने? अच्छा, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट। सेकंड तो डायरेक्शन वाला जो भी हमने पढ़ना है ना, वो छोड़ दो फॉर द टाइमिंग। क्या करो? हम्म। Uniform rod weighs 10 kg and with the load 5 kg attached to one end, it balances on a knife edge at 2 meters from that end. मतलब ऐसे हो गया ना कि एक रॉड है, इसके एक एंड पे ऐसे 5 kg का मास लटका हुआ है और ये ऐसे यहाँ पे 2 मीटर पे बैलेंस हो रही है। तो आपको लेंथ ऑफ रॉड पूछे। आगे वो आंसर उन्होंने मतलब आई कैप के कैप में दिया हुआ है। हाँ, तो सी x इक्वल टू एक्स नॉट पे रिलीज किया। देखो साइन तो बहुत आसान था देखना। वो इस तरह जा रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे, ये एफ वेक्टर मैंने बना दिया, आर वेक्टर ऐसे बनेगा। आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या बन रही है? राइट हैंड रूल। थंब रखो आर के अलोंग, मतलब ब्लू वेक्टर के अलोंग। फिंगर्स रखो डाउनवर्ड, तो पाम किधर को पॉइंट कर रहा है? मैंने यही मेथड बताया था तो कि पाम देखना है। हाँ, तो पाम किधर को पॉइंट कर रहा है? इनटू द प्लेन। वो कौन सी डायरेक्शन है? माइनस के का, राइट हैंड अप उल्टा। ऐसे रखो सामने, थंब ऐसे, फिंगर्स नीचे, तो पाम अंदर को पॉइंट करो ना। समझ गए बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस के का अपना आएगा। कल आया था ये क्वेश्चन। पर उसकी जरूरत ही नहीं है ना, उतना एफर्ट क्यों करना? कर सकते थे कि आप इसको पहले प्रॉपर आर वेक्टर लिखो और फिर इसको लिखो, बट जरूरत ही नहीं थी। मुझे कल एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, सिर्फ ये फर्क था, इसमें ऐसे नीचे जा रहा है पार्टिकल, उसमें हॉरिजॉन्टल जा रहा था अलोंग द एक्स एक्सिस। और उसमें भी यही था कि उन्होंने ऑप्शंस जो दी हुई थी, मतलब ऐसा था कि आंसर सब पे माइनस के कैप के हिसाब से आना था, जैसे हमने अभी निकाला है। उन्होंने सारी ऑप्शंस में के कैप में दिया हुआ था। तो मतलब कहने को मल्टीपल है, बट
तो कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं हो रही, सिर्फ एक ठीक हो रही है जिसमें मतलब जिसमें कुछ रोटेशनल का था ही नहीं, वो सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ निकाल। तो मुझे लग रहा है एग्जामिनर से गलती हो गई, वो चाहते थे कि बाकी भी आए कि अगर मल्टीपल है, बट माइनस लगाना भूल गए, तो वो सिर्फ फिर ऑब्वियसली जो एक है वही बराबर। कौन सा 13 boy and carry from pole last 60। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने क्लास में किया था, उससे इजी किया हुआ है ये तो। आपको ऑलरेडी बता दी है सिचुएशन कि दो एंड्स हैं, एक पोल है बेसिकली जिसका मास 60 है, दो एंड्स हैं। आपको ये भी बता दिया कि बॉय पे कितना लोड डलना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल लोड, मतलब बॉय पे कितना नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, 50 जी, है ना। तो बॉय का आपको पता है, लोड की पोजीशन वेरिएबल है, टॉर्क बैलेंस करो, किसके अबाउट करोगे, किसी के भी अबाउट कर दो, मैन के अबाउट चाहे बॉय के अबाउट, आ जाएगा आंसर। डन। एक्सरसाइज 1 की पार्ट। Yes, sir. Boy can't say yes. हाँ मेंशन्ड होना चाहिए। आगे बताओ 13th क्वेश्चन। डन। उल्टा है आंसर, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर्स कहाँ पे लग रही है, ओरिजिन पे, है ना। और जो पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वो कहाँ पे है, 1, -1, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका आर वेक्टर है, आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे 1, -1, कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे कहीं, करेक्ट। तो जो फोर्स लग रही है -F कैप, फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है जी। तो गलती जो आपने की होगी, आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर कहाँ कौन सा है, इस पॉइंट से जो ओरिजिन को जा रहा है, मतलब आर वेक्टर 1 -1 से 0 0 जा रहा है, 0 0 से 1 -1 नहीं जा रहा। आपने आर वेक्टर को लिखा होगा आई कैप माइनस जे कैप, वो ये नहीं बनेगा, इसका उल्टा बनेगा। कैसे लिखोगे आप, 0 -1 आई कैप प्लस 0 -1 जे कैप। तो फिर जब आप आर क्रॉस एफ करोगे तो फिर बिल्कुल ठीक साइन आएगा। क्लियर टू ऑल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत जगह आता है, और ये मिस्टेक से बचना है हमें। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों। एक ये भी गलती होती है हाँ मतलब ये है कि एफ क्रॉस आर कर दो और आर ये लिख दो, तो फिर दो गलतियां मिलकर ठीक हो रहा है वो भाई। हाँ जी थोड़ी। यूनिफॉर्म लैडर मास 10 kg, स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 53, नीचे रफ फ्लोर। ऐसे रखा हुआ है, ये वाला एंगल 53 है। तो अब आप जब इसका एफबीडी बनाओगे रॉड का, mg, एक वॉल से नॉर्मल रिएक्शन आएगा n1, एक ग्राउंड से आएगा n2, और एक ग्राउंड से आएगी फ्रिक्शन फोर्स, उसको बोल दो fs। आपको
ये बच्चों देखना आपके में की हुई करेक्शन, नॉर्मल बाय वॉल बताना है एंड फ्रिक्शनल फोर्स फ्लोर की। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, कितने अननोन है बच्चों, 3 है ना, n1 n2 और f। कितनी इक्वेशंस है, 3। कैसे, फोर्स इन x, फोर्स इन y एंड टॉर्क। अगेन अब ये चीज आपको देखनी है कि किससे फास्ट होता है। जैसे अगर मुझे n1 निकालना है तो बताओ किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेनी चाहिए, फास्टेस्ट पॉइंट कौन सा है, एंड वहां पे सारे अननोन, सीधा टॉर्क, ठीक है ना, तो उससे सीधा n1 निकल आएगा। एक बार n1 निकल आया, फिर क्लियरली एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस से हॉरिजॉन्टल में क्या पता चल रहा है, फ्रिक्शन भी वही है। इज इट, मतलब वो तो ऑफ कोर्स सेम ही होना चाहिए, अलग अलग दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है एक जी 9.8 लेके निकाला हुआ है, 10 लेके निकाला हुआ है। वैसे क्या 10 लेके क्या आता है, एग्जैक्ट क्या आता है 10 लेके, 200/3 आता है। ठीक है, ये कर लो बच्चों, एक जी इक्वल टू 10, डन बच्चों। सर जो अभी अपने वो बताया आंसर, वो 200/3 था ना? 200/3, हाँ। ओके। हमने लास्ट टाइम बच्चों यहाँ तक किया था, Yes. आई थिंक मैंने अगला एग्जांपल आपको वही कराना था बच्चों, जो चलो करिए, ट्राई करो।
हो गया? अब यार आप काफी क्वेश्चंस कर चुके हो टॉर्क के, अब इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हिंज फोर्सेस से मैंने आपको बताया था अननोन फोर्स कोई भी। वैसे सोचो जैसे हम एनएलएम में करते थे, पुली के ऊपर जब निकालते थे कॉन्टैक्ट फोर्स, तो क्या करते थे? ना, कुछ भी हो सकती है। ये है ना, ठीक। यही। एफवीडी बचा, देखो ऐसा बनेगा। और क्या आएगा? नॉर्मल कौन सा? बेसिकली जो कॉन्टैक्ट फोर्स है लेफ्ट साइड से, उसको कैसे शो करना है? देखो वो कोई भी अननोन है, तो आप उसको कुछ भी ऐसे एज एफ एक्स एफ वाई शो कर दो, क्योंकि ना तो हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है ना डायरेक्शन पता है, तो हमने बस ऐसे दिखा दिया कि दो पार्ट्स हो गए उससे। ये बताओ मुझे, ये हमने करा हुआ है कि नहीं किया हुआ है सर, जो पुली पे हम क्वेश्चन फोर्स निकालते थे? तो मतलब मैंने ऐसे ही बताया था आपको कि दो अननोन ले लो, फिर क्या मेथड किया था? रिजल्टेंट लिया, एक ही बात है। हाँ? तो ऐसे आप दिखा दो। आप क्या करोगे यहाँ पे, क्या क्या आपकी क्वेश्चंस बन गई? देखो, एक तो आप समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0 कर दोगे, तो उससे क्या बन जाएगा? एफ एक्स माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और तो एक तो आपके पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई 0, इससे क्या है? टी साइन थीटा प्लस एफ वाई माइनस एम जी इक्वल टू 0।
ठीक है, एक हमें टॉर्क 0 कर देनी चाहिए, टॉर्क कैसे 0 होएगी, किसके अबाउट करें 0, रेंज के अबाउट ही सही है। तो ओ के अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं, तो क्या बन रही है देखो, ओ के अबाउट mg की टॉर्क क्लॉकवाइज, टेंशन की टॉर्क t sin थीटा l t sin थीटा इंटू l, ये किधर को है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, टेंशन की वैल्यू निकालें, mg बाय 2 sin थीटा, करेक्ट। अब ये निकालते हैं बच्चों, एफ अगर टेंशन निकल आई, एफ एक्स निकल आया, एफ वाई निकालो, क्या बन रहा है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट करो टी साइन थीटा, तो mg बाय 2 आ गया ना, एफ वाई, और एफ एक्स क्या आ गया, mg बाय 2 कॉट थीटा। तो यहाँ से एफ क्या बन गया, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया, mg बाय 2 इंटू, तो ये एफ और टेंशन की वैल्यू सेम ही आ गई, है ना। तो बाई चांस ऐसा है कि एफ और टी की वैल्यू सेम आ गई, मतलब समझ पा रहे हो ना कैसा है, लॉजिक निकाला जा सकता है बट नॉट रिक्वायर्ड, हमने तो सीधे ऐसे सॉल्व किया। क्या बात सबको क्लियर हो गई बच्चों, इसमें कोई डाउट, इतना टाइम क्यों लग रहा था मुझे, लग तो नहीं रहा था कुछ, किसका निकला ही आंसर, देखो प्लीज रिमेंबर दिस, कुछ भी अननोन जहाँ पे हो फोर्स, आप उसको ऐसे दो कंपोनेंट्स में शो कर देते हो, एफ एक्स एफ वाई। ओके, एक ये पॉइंट लिख लो बच्चों, जो हम बात कर रहे थे ना कि टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो जहां कोई अननोन फोर्स एक्ट कर रही है, इट मेक्स इट इजियर। लिख लिया, ओके। नेक्स्ट बच्चों, हम मतलब टॉर्क की ही एक एप्लीकेशन है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नोन एज टॉपलिंग। जो टॉपल करने का क्या मतलब होता है, पलटना, ठीक है, मतलब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे
हम्म, कार टॉपर हाँ मतलब ऑफ कोर्स हो सकता है, बट मैं उससे थोड़ा सा और सिंपल सोच रहा हूँ। पैरेट जैसे बच्चों ये जो चेयर यहाँ पड़ी होती है जनरली, वो जो ऊंची सी चेयर है, आप ये विजुलाइज कर सकते हो कि अगर उस चेयर को मैं ऊपर से हॉरिजॉन्टल धक्का दूं तो ये पॉसिबल है कि वो चेयर, मतलब एक तो ये बेंच है, इस बेंच को मैं धक्का दूंगा तो क्या होगा, ये बेंच आगे घिसेगा फर्श के ऊपर, ठीक है। उस चेयर पे आप ये सोच पा रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं उसको ऊपर से धक्का दूंगा, वो ऊंची सी चेयर है, कि वो चेयर ऐसे पलट के गिरी जाए, कि वो चेयर आगे को ना जाए, वो चेयर बस ऐसे पलट जाए। समझ रहे हो बात? तो जब कोई बॉडी ऐसे पलट जाती है, एक तो होता है स्लाइड करना, आगे चली जाना, फिसलना, और एक है कि फिसली नहीं, पलट गई, ठीक है। तो दैट इज टॉपलिंग। कोई और एग्जांपल सोच सकते हो टॉपलिंग का? हमारा पैरेट एकदम आगे हाँ, हमारे साथ भी होगा, अगर आप भागते भागते एकदम किसी तरह आपका पैर ब्लॉक हो गया समाओ, तो आप एकदम ऐसे आगे को गिरोगे, है ना। पंचिंग वाला स्टैंडिंग वाला होता जो, हाँ, जो एक पंचिंग बैग सा होता है, टॉय सा होता है, उसमें क्या होता है कि वो बना ही इस तरह होता है कि आप उसको अगर पंच करोगे तो वो सिर्फ ऐसे नीचे को जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, वो आगे को नहीं बढ़ता, वो हमेशा ऐसे ही बस 90 डिग्री से टर्न कर जाएगा और ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो टॉपलिंग है बिल्कुल, ठीक है। तो सबको आइडिया लग रहा है टॉपल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और क्या ये सोच पा रहे हो कि हम अभी इसकी बात क्यों कर रहे हैं? टॉपल का मतलब क्या? रोटेट करना, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि बॉडी आगे नहीं जा रही, मतलब एसीएम नहीं आ रहा, हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ टॉर्क आ रही है जो बॉडी को घुमा रही, ठीक है। तो टॉपल हम स्पेसिफिकली उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई करते हैं जो बॉडी कहीं खड़ी होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम, तो बच्चों क्या होता है, देखो, नॉर्मली जैसे जब हम फिगर बनाते हैं, हम ऐसे दिखाते हैं ना कि एक कोई मास है, एक बॉडी फर्श के ऊपर पड़ा है, स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो हर पार्ट पे लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी एक तरफ लग रहा होगा। मतलब अगर हम इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाएं तो वो ऐसे वाला होगा, राइट वाला, है ना, कि उसके हर पार्ट पे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, जिसको कि हम कैसे शो कर देते थे कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन। आप ये सोच सकते हो कि दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ, जैसे एमजी में मैं कहता था कि एमजी भी तो सारी बॉडी का यूनिफॉर्म होगा, तो उसको हमने क्या किया था, उसके सेंटर पे लगा दिया था। बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन भी सारी सरफेस पे लग रहा है यूनिफॉर्मली, तो हमने उसको क्या किया, सरफेस के सेंटर पे लगा दिया। दिस इज इन अ नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। तो लिख लो कि नॉर्मली ऐसा होता है। अब बच्चों जब हम कोई फोर्स लगाते हैं ऐसे, मान लो हमने ऐसी एक सिचुएशन ली कि एक रफ सरफेस पे एक ब्लॉक है, आप देखो मैंने जान के जो फोर्स दिखाई है थोड़ी ऊपर से को दिखाई, ठीक है। और मान लो ऐसा भी हो, पता है मुझे कि इतना रफ है कि वो मूव नहीं कर रहा, तो क्या आप ये विजुअलाइज कर पा रहे हो बच्चों कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये बॉडी बहुत लंबी सी होती, मतलब हाइट होती इसकी काफी, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि ये बॉडी बस ऐसे फ्लिप कर जाती, पलट जाती, है ना। तो उसको हम कहते हैं टॉपलिंग, और हमने समझना है कि जब ऐसा कुछ करते हैं हम तो क्या, कैसे टॉर्क एक्सेट्रा का रोल आ रहा है, जो कि हमें एक्सप्लेन करती है इस फिनोमेना, ठीक है। तो ये सेकंड फिगर बनाओ।
तो बच्चों चलो ऐसा करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ऐसा करो, आपको मान लो ये दे दिया कि ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है, आप एक बार इस सिचुएशन में एफबीडी बनाओ। जैसे हम नॉर्मली अभी तक बनाते आए हैं, आप वैसे एफबीडी बनाओ। बनाया बच्चों? बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन में आप, जैसे हम अभी तक बनाते आए हैं, अगर हम वैसा एफबीडी बनाए हैं, देखो आप, आपने ऐसे एमजी दिखाया, ऐसे नॉर्मल दिखाया, ये फोर्स एफ दिखा दी, ऐसे फ्रिक्शन किधर को लग रही होगी, लेफ्ट को, है, जो कि एफ के इक्वल होगी, ठीक है, फोर्सेस बैलेंस हो गई। चलो कि एम जी इक्वल टू एन हो गया और एफ इक्वल टू एफ एस हो गया होगा, फोर्सेस बैलेंस हो गई, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब बच्चों टॉर्क के बारे में सोचते हैं, टॉर्क भी बैलेंस होनी चाहिए। तो बच्चों मान लो आप ये वाला जो पॉइंट है पी, आप इसके अबाउट टॉर्क देखो, क्या बैलेंस हो रही है? इस पॉइंट पी के अबाउट एमजी की टॉर्क क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की, फ्रिक्शन की, जीरो। तो इन तीन की तो जीरो ही है। एफ की है किधर को है? क्लॉकवाइज। तो ऐसी सिचुएशन में एक बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाता है, ठीक है। अब आपको हो गया कि सर टॉर्क है तो फिर तो बॉडी पलट जानी चाहिए, हमेशा पलट जानी चाहिए, है ना। तो क्या होता है बच्चों, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि अभी तक हम हमेशा बॉडी के बीच में दिखाते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन अपनी पोजीशन चेंज कर, ठीक है। आप बच्चों ऑफ कोर्स ये बात समझ रहे होंगे कि आज तक हमें इन बातों की भी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, हम तो फोर्सेस बैलेंस कर रहे होते थे, तो इट हार्डली मैटर्ड कि नॉर्मल रिएक्शन आपने कहाँ दिखाया, राइट। अब फर्क पड़ता है। तो जैसे ही बच्चों आप ऐसे कोई फोर्स लगाते हो, तो टॉर्क को जीरो करने के लिए बल क्या करता है, वो यहां ना लगने की जगह थोड़ा सा राइट को शिफ्ट कर जाता है। अब आप सोचो, अगर जो मैंने नॉर्मल की न्यू नई पोजीशन दिखाई है, अब आप इसके हिसाब से देखो, फोर्स एफ की टॉर्क किधर को है? क्लॉकवाइज। नॉर्मल की टॉर्क किधर को है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको काउंटर कर रहे, तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप उतना शिफ्ट कर जाता है राइट को, जिससे कि क्या हो जाए, टॉर्क बैलेंस हो जाए। लेकिन चलो लिख ड्रॉ कर लो एक बार।
इसमें मैंने बच्चों फोर्स जो है ना बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे मानी है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज लेके उसके साथ लिख दिया। यहाँ पे बच्चों जो टॉर्क लिखी है मैंने सेंटर के अबाउट लिखी हुई है, वो किसी के भी अबाउट लिख लो, दैट डजंट मैटर। हाँ जी, Still the possibility and balance. हाँ मतलब मैंने कहा है कि अगर हम नॉर्मली बनाते ऊपर वाला तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो टॉर्क अनबैलेंस्ड रहेगी, मतलब इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन राइट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको एक केस करके दिखा दिया और लिख लिया बच्चों सबने? ये आपको ये समझ आया कैसे लिखी है ये वैल्यूज सेंटर के अबाउट? कैपिटल F into h/2 प्लस स्मॉल f into h/2, ये दोनों ऐड आप देख रहे हो क्लॉकवाइज है, और नॉर्मल रिएक्शन की टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? तो n into d बनेगी। फिर उससे अगला स्टेप कैसे लिखा? ये तो पता ही है कि फोर्सेस बैलेंस है कि स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F और n इज इक्वल टू mg। अगर हम वो सब्स्टिट्यूट कर दें उससे हम क्या निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एक आपका सॉर्ट ऑफ सब पार्ट बन सकता है, एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है जहां पे हम क्या निकाल रहे हैं कि भाई बताओ नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से कितना शिफ्ट कर गया। इज दिस थिंग क्लियर नाउ? तो अब ये बच्चों एक नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई जो हमें आगे से याद रखनी पड़ेगी कि भाई जरूरी नहीं होता कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर पे ही लग रहा हो, वो सिचुएशन डिपेंडेंट नॉर्मल रिएक्शन वेरी कर सकता है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? ठीक है, और इसकी बच्चों फीलिंग या इंट्यूशन धीरे धीरे बनेगी। उसकी पोजीशन को, क्योंकि फाइनली तो फोर्स और टॉर्क इकट्ठे ही बैलेंस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से हमने क्या किया, स्मॉल डी की वैल्यू निकाली। अब बच्चों क्या स्मॉल डी की वैल्यू पे कोई लिमिटेशन है क्या? स्मॉल डी तो मैक्सिमम a/2 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लो ये कैलकुलेट करके आपका स्मॉल डी a/2 से ज्यादा आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी कर ले वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, बॉडी टॉप कर जाएगी। और बेसिकली हम कह क्या रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि डी को a/2 पुट कर दिया, व्हाट डज दैट मीन कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लग रहा है अब,
बिल्कुल राइट एंड पॉइंट पे। और क्या आप ये बात बच्चों आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच भी सकते हो कि जैसे अगर जिस तरह से फोर्स मैंने दिखाई है अगर ऐसे लग रही होगी तो ऐसा होगा नहीं कि जो लेफ्ट वाला कोना है वो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा होगा और जो राइट वाला कोना है वो दब रहा होगा, ऐसा होगा ना? वही चीज नॉर्मल रिएक्शन भी यही कह रहा है कि सारे का सारा नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर। तो टॉपलिंग वाले केस में बच्चों हमें क्या करना होता है, हमें लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व करना होता है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कंडीशन बताओ कि बॉडी टॉपल कर जाए या ना करे, है ना, जैसे भी। तो हम लिमिटिंग केस मान लेंगे। क्या लिमिटिंग केस क्या बना कि भाई एक तरह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बिल्कुल एक्सट्रीम एज पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, वहां पे शिफ्ट करके फिर टॉर्क की इक्वेशन लगा लो तो उससे कंडीशन बन जाएगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? टॉर्क मिल गई ना एंटी क्लॉकवाइज आपको। देखो ये जो हम कह रहे हैं जो उठा है वो तो नेग्लिजिबल उठा है, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत ऊपर उठ गया। ये तो हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि हाँ भाई लेफ्ट वाले पार्ट पे अब जो कॉन्टैक्ट था वो थोड़ा कम हो रहा है, राइट वाले कॉन्टैक्ट साइड पे बढ़ रहा है। आप ये सोचो आप बॉडी को घुमाना किधर को चाहते हो, बॉडी किधर को जा रही है, उल्टा करना है। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लानी पड़ेगी ना एंटी क्लॉकवाइज, वही कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। एमजी नहीं शिफ्ट हो सकता, एमजी तो बॉडी के सेंटर पे लगता है, एमजी के पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो चेंज नॉर्मल के हिसाब से चेंज हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन तो एडजस्टेबल है ना, जितना आप ज्यादा जोर लगाओगे वो ज्यादा लग जाएगा, जैसे आपने फोर्स लगाई उसके हिसाब से वो भी चेंज कर सकते हैं। इट इज एज गुड एज सेइंग जैसे एक बेंच पे आप बैठे हो, है ना, अगर आप बेंच के राइट की तरफ बैठोगे तो राइट वाली तरफ नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट वाली तरफ कम हो जाएगा, वो चीज हो रही है। टॉर्क की टर्म्स में सोचो, नॉर्मल को शिफ्ट करने से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गई, जो फोर्स थी वो क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही थी। हाँ क्या बात समझ आती है बच्चों कि लिमिटिंग केस क्या बन जाएगा जब बिल्कुल एंड पे चला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये बच्चा आपको समझ आ रहा है मैंने किया क्या, नॉर्मल रिएक्शन को बिल्कुल राइट पे शिफ्ट कर दिया और फिर उसी के अबाउट उसके अबाउट टॉर्क जीरो कर दी। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, मतलब कि ऊपर तो डी लिखा था, यहाँ एफ की टर्म्स में क्यों लिखा है कि एम जी ए बाई टू एच, मतलब बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है जिसपे क्या होगा बॉडी स्टिल, मतलब कि बॉडी रुकी रहेगी, इससे हल्की सी भी ज्यादा करोगे तो क्या होगा, टॉपल कर जाएगी, पलट जाएगी। देयर इज नो वे कि आप बॉडी को पलटने से रोक पाओगे। ठीक है, तो मतलब ये एक एग्जांपल है आपको, मतलब
कंडीशन समझनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसा हो टॉपलिंग का तो क्या कंडीशन लगानी है, कर दो अबाउट पे टॉलरेंस कर, ठीक है। नॉर्मल को किस एंड पे शिफ्ट करना है वो सिचुएशन देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई लेफ्ट वाले एंड पे करना है या राइट वाले एंड पे करना है। क्या बात करोगे बच्चे? जैसे ये एग्जांपल ट्राई करो। बच्चा आप इस सिचुएशन को फिजिकली सोच पा रहे हो कि ऐसा होगा कि बताओ, अगर हम बिल्कुल लॉजिकली चलेगा, मैं एच बहुत बड़ा कर दूं, एल छोटा कर दूं, तो उससे क्या लग रहा है कि बॉडी ऐसे पलट जाएगी ना? तो अब मैथमेटिकली निकालो।
मतलब आपकी कंडीशन में थीटा होगा, एल होगा और एच होगा, उनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा। मतलब कुछ और साइन भी आएगा, देखो। ठीक है। नॉर्मल वाला केस होता है कि वहाँ पर प्रॉब्लम करती है बॉडी की रहती है। ये वही वाली बात है कि हम फोर्स जीरो पे क्या बोले कि बॉडी रेस्ट है या मूव कर रही है। हाँ, मतलब ग्रेटर वाला ही बेटर है। हाँ जी, क्या करना था बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। नॉर्मल किधर को शिफ्ट करेगा इस सिचुएशन में? नीचे वाले एंड पे, है ना? तो नीचे वाले एंड पे अगर हम नॉर्मल शिफ्ट कर दें, जो पॉइंट पी है, करेक्ट। आप सोचो इससे आसान बड़ा हो जाता है। नॉर्मल उसी पे शिफ्ट कर गया, उसी के अबाउट टॉर्क बैलेंस करनी है, तो रोल ही खत्म हो गया उसका। तो अब आपने क्या करना था, बस क्या कंडीशन लगानी है कि भाई ये वाली टॉर्क mg sin थीटा वाली टॉर्क mg cos थीटा वाली टॉर्क से बड़ी हो, isn't it? इसमें भी आप सब ने ये टू के फैक्टर्स की गलतियां की हुई हैं भाई। mg sin थीटा की टॉर्क क्या होगी? mg sin थीटा इनटू ये वाली हाइट h/2, और mg cos थीटा की टॉर्क क्या होगी? mg cos थीटा इनटू ये वाली हाइट, ये जो भी था l/2 था शायद, है ना? तो यू गेट tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू l/h। इक्वालिटी वाला अगेन थोड़ा एम्बिगुअस है। इक्वालिटी पे दोनों चीजें हो सकती हैं, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, जस्ट मूव करने भी लग सकता है, तो जनरली अवॉइड किया जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ ही ठीक है वो। क्या है, समझ आ गया बच्चों? और देखो ये लॉजिकल भी लग रहा है ना, देखो l/h की टर्म्स में ही आ गया कि मान लो आप अगर आप बॉडी लंबी सी कर दोगे तो क्या होगा? थीटा फिक्स्ड है ना? मान लो फिक्स थीटा पे अगर आपको मतलब ये tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू l/h इंश्योर करना है, राइट? मतलब ये करोगे तो गिर जाएगी बॉडी, ये नहीं करा ना हमने? हाँ, टॉपल्स, हाँ। तो ये कैसे हो जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू l/h? h हाइट थी बॉडी की, है ना? और l जो था वो उसकी विड्थ थी, यही किया मैंने। हम्म तो जितना आप h बड़ा करते जाओगे और l छोटा करते जाओगे, है ना, जितना बॉडी को ऊंचा करी जाओगे और चौड़ा कम करी जाओगे, उतना ये कंडीशन जल्दी बन जाएगी, इजीली बन जाएगी, है ना, किसी भी थीटा के लिए। तो मतलब बॉडी टॉपल कर जाएगी। क्लियर हो गया सबको? राइट? ऑनलाइन, इज दिस थिंग क्लियर? ये बहुत लोगों ने टू के फैक्टर की गलती की हुई है, l/2 या h/2, क्या मिस्टेक की हुई है? हाँ, चलो एनीवेज, क्लियर टू ऑल? Okay, question is, can a body topple on a frictionless surface? Yes, it can, but it is just कि क्या होता है कि मतलब फ्रिक्शनलेस पे
क्या होगा, मान लो यहीं पे मैं फ्रिक्शन लेस कर दूं सरफेस, तो क्या हो जाएगा, दोनों चीजें होने लग जाएंगी, बॉडी आगे को भी जा रही होगी और टॉपल भी कर देगा। क्लियर बच्चों? तो हमने टॉर्क का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। टॉर्क आर क्रॉस एफ ही क्यों आया ये हमें नहीं समझ आया, ठीक है, ये मैंने आपको सीधा बताया था। लेकिन टॉर्क का पर्पस क्या है बच्चों, बॉडी को घुमाना, ये हमें समझ आ गया, हमें उसको इक्विलिब्रियम में अप्लाई करना आ गया, ठीक है। हमने बात की थी कि टॉर्क का कुछ ना कुछ ओमेगा के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना, बट हमने कुछ ऐसा अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया। अग्रीड बच्चों? ठीक है, इवेंचुअली हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हमने टॉर्क का, आप देखोगे कि अल्फा के साथ रिलेशन निकालना है, ठीक है, जैसे हम सेकंड लॉ में करते हैं F = m में, ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ निकालना चाह रहे हैं, टॉर्क और अल्फा का रिलेशनशिप, ठीक है, कि टॉर्क विल प्रोड्यूस अल्फा, जिस कारण से ऑब्वियसली आगे ओमेगा आ जाए। बात समझ आती है? लेकिन उसके लिए फिलहाल हमें एक और टर्म सीखनी पड़ेगी बच्चों, जिसका मैंने एक बार पहले बिल्कुल ब्रीफ सा एक बार नाम लिया था, आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे कि इनर्शिया 3 टाइप का होता है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, है ना, और वहां पे जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था जिसको हमने नाम दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें उस टर्म के बारे में सीखना है कि वो क्या होती है, एंड देन वी विल सी कि हाउ टॉर्क एंड दैट क्वांटिटी आर रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब हमने लॉजिकली कैसे समझना है, एक क्वांटिटी फोर्स थी, फोर्स वाज रिलेटेड विद एम में, मतलब जहाँ पे एम क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ठीक है। फोर्स का काम क्या था, ट्रांसलेट करना, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे लग रही थी। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, टॉर्क का किसके साथ लिंक होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के साथ, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये बात समझ आती है बच्चों सबको? भारी होता है। एक बच्चों आपने सबने देखा होगा, एक टॉय सा होता है, उसमें क्या होता है, उसका जो बॉटम होता है उसको बहुत हैवी कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपने उसको पंच किया और उसकी कुछ ऐसे शेप बन भी गई, ठीक है, स्टिल इट कम्स बैक, ठीक है। तो बस क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है बच्चों, कि वहां पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास ऐसी पोजीशन पे है कि जब आपने उसको टिल्ट किया हुआ है, तो मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ कि अगर उसका mg ऐसे आया तो टिल्ट करने पे जो नॉर्मल है वो इधर को चला जाता है। तो इससे क्या होगा, 90 क्लॉकवाइज टॉर्क आ गई, बस वो उसको वापस ले जाता है, ठीक है। और ये अचीव करना बच्चों कैसे आसान होता जाता है, जितना आप सेंटर ऑफ मास को नीचे करते जाओ, ठीक है। मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ सेंटर पे ही होता, ठीक है, तो क्या होता, तो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ mg होता, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं था ना, नॉर्मल अगर राइट मोस्ट एक्सट्रीम पे भी लग जाता तो भी ऐसे ही होता ना कि mg इधर है, तो मतलब हमेशा क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी ही आएगी। तो ये हमने कैसे इंश्योर किया है, जब हमने सेंटर ऑफ मास को बहुत ही नीचे को कर दिया, और वो कैसे इंश्योर किया, ऊपर खाली है सारा, जो भार है वो नीचे को। स्फेरिकल कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कुछ, मे बी इट्स इजियर टू मैन्युफैक्चर और समथिंग, और कुछ ऐसा रीजन अंडरलाइन, हाँ सिर्फ इतना है, और कोई इज दिस थिंग क्लियर?
इसका बच्चे एक और एग्जांपल होता है, ये टॉपलिंग का कह लो या इसका कह लो, कि जैसे लेट अस से अगर एक मिनट आओ, नहीं लंबा कौन है, दैविक है, तुम आओ। इधर खड़े हो जाओ दीवार के साथ, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता होगा, समवेयर हियर, ठीक है ना। हमारी बॉडी नियरली यूनिफॉर्म ही होती है, तो यहाँ होता है। बेंड कर जाओ आगे को, ऐसे नहीं, जैसे मान लो पैर टच करना है आपने, बिल्कुल दीवार के साथ टच करते हुए, ऐसे। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है तुम्हारा, तो दिमाग घुटने में है। अब यहाँ कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल किधर से आ रहा है, वो तो पैरों से ही आ रहा है। अब बताओ ये आगे को है, सेंटर ऑफ मास वाली जो mg है वो आगे को है, नॉर्मल वाला पीछे को है ना। तो ऐसे में क्या है कि अगर इसको कोई थोड़ा सा भी ऐसे धक्का दे, ये ऐसे जाएगा, हाँ? आई बात समझ बच्चों, वो क्लियर हो गया तुम्हें शुभम? ओके ठीक है, तो हमें अब जो टर्म सीखनी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखो बच्चों टर्म बनती कैसे है, एक बच्चों मेन बात है जिसको बहुत ध्यान से समझना आपने। सो लेट्स से मैं एक ऐसे एक रॉड लेता हूँ, ठीक है। इस रॉड के ऊपर हम अलग अलग पॉइंट्स से लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी, कोई मतलब फिक्स पॉइंट्स नहीं है कि कोई सेंटर ऑफ मास या कुछ कुछ नहीं, कोई भी रैंडम 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब ये बच्चों हर कोई विजुलाइज कर सकता है कि जैसे इमेजिन करो कि, चाहे आप अपने कॉपी में भी सोचो कि आपने क्या किया पेन से, ठीक है, आपने पेन से पॉइंट ए को फिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है। तो इसे इमेजिन करो कि आपने, हर किसी ने नोटबुक्स में अपनी पेन से पॉइंट ए को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट ए को फिक्स करके आप रॉड को उसके अबाउट घुमाना शुरू कर देते, ठीक है। आपने पेन को रखा पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए तो अब हिल नहीं सकता ऐसे, मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ये तो हिल नहीं सकता, तो आपने इसके अबाउट ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। आया समझ? ऑनलाइन बच्चों क्लियर हो रहा है कि ए को फिक्स कर दिया और बॉडी को उसके अबाउट घुमाना शुरू कर दिया, तो बॉडी कैसा रोटेट कर रही होगी इस केस में, ये फिक्स कर दिया तो बी ऐसे रोटेट कर रहा होगा, सी ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और डी ऐसे रोटेट कर रहा होगा। डी रियलाइज की मतलब ये जितने पार्टिकल्स हैं ये अलग अलग रेडियस के सर्कल बना रहे होंगे, अग्रीड, जिसमें ए कितना बना रहा है, 0 ही हो गया, ठीक है। यहीं पे बच्चों अगर मैं मान लो कोई और पॉइंट को फिक्स कर देता, लेट से मैं सी को फिक्स कर देता, फिर क्या होता, फिर कुछ और तरीके के सर्कल बनते, और जो पार्टिकल्स हैं वो अब कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिफरेंट रेडियस के सर्कल बना रहे हो, ठीक है। तो 2 बातें समझनी है बच्चों हमें, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में जब एक बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सर्कल्स बना रहे होते हैं? किसी सर्कल का रेडियस छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो पॉइंट्स कहाँ पे। क्या ये बात बच्चों सोच पा रहे हो? और
किस पार्टिकल का कितना रेडियस बनेगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप बॉडी को घुमा कैसे रहे। ये कोई फिक्स नहीं है कि हम ये कह सकते हो कि हाँ जी इस पॉइंट का इतना रेडियस बनेगा, इस पॉइंट का इतना रेडियस बनेगा। ये तो डिपेंड करेगा किस बात पे, कि आपकी बॉडी जो है आप उसको कैसे घुमा रहे हो। क्या ये बात समझ आती है बच्चों सबको? ठीक है। तो बच्चों जैसे अगर मैं कह रहा था कि ए पे फिक्स कर दो आप ऐसे, ठीक है, कि आपने ए पे अपना पेन फिक्स किया और बॉडी को उसके अबाउट घुमा रहे हो, तो एक तरह से आप अपने पेन के अबाउट बॉडी को घुमा रहे हो ना। एक तरह से ऐसे मान लो, और बेटर तरीका, आप सोचो कि आपने पॉइंट ए पे एक कील ली और कील ठोक दी और आप बाकी सारी बॉडी को उसके अबाउट घुमाना शुरू कर दिया आपने, करेक्ट। ऐसे ही अगर आप ए की जगह मान लो सी पे कील ठोक देते हो तो कुछ अलग रेडियस बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो कील है इसको हम एक तरह से कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस लाइन के अबाउट बॉडी घूम रही है, ठीक है। ये क्यों डिफाइन करना जरूरी हो रहा है? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अलग अलग बॉडीज के अलग अलग रेडियस बन जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स के। क्या ये सोच पा रहे हो बच्चों? ठीक है। दो की पॉइंट्स, जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स सर्कल में मूव करते हैं ऑफ डिफरेंट एरिया डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस, ठीक है। सेकंड, एक बॉडी को अलग अलग तरीके से घुमाया जा सकता है बाय चेंजिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा ना, एक पार्टिकल किस रेडियस का सर्कल बना रहा है, ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है कि एक तो उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, दूसरा कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक इन्फो नहीं दी जाएगी आपको, तो क्या बच्चों आप बता सकते होगे कि बॉडी कैसे घूम रही है? नहीं बता सकते, है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें और एक्सिस ऑफ रोटेशन का, जैसे बच्चों ये डोर है, ये डोर, क्या ये डोर रोटेट कर रहा है जब हम डोर को ओपन क्लोज करते हैं? यस, रोटेट कर रहा है। तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये जो हिंज है लेफ्ट वाला, है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मानते हो जो अपना घर पे नॉर्मल सीलिंग फैन होता है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? बेसिकली वो जो रॉड है, जो रॉड छत से जुड़ रही है, वही रॉड उसकी एक्सिस है जिसके अबाउट वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है फैन। आई बात समझ बच्चों? जैसे आप बायो में पढ़ते हो, ये जो शोल्डर वाला जॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट कुछ कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, मतलब इसकी क्या खासियत है आपके शोल्डर वाले जॉइंट की, कि जैसे अगर मैं आप ये वाला जॉइंट लो अपना, ये आर्म वाला, आर्म के बीच वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट के अबाउट कैसी मोशन आपकी? सिर्फ आप ऊपर नीचे कर सकते हो हाथ को, है ना, जैसे डंबल उठाने वाली जो मोशन है, सिर्फ वो हो सकती है। आप क्या इसको फिक्स करके, क्या आप अपने बाइसेप को फिक्स करके लोअर रिस्ट को रोटेट कर सकते हो? थोड़ा सा तो है, पॉसिबल है ना, कुछ तो है लिमिटेड रोटेशन, बट क्या आप इसको अंदर बाहर को रोटेट कर सकते हो? नहीं होगा। यही आप शोल्डर ले लो, तो शोल्डर के अबाउट आपकी बहुत सारी रोटेशंस पॉसिबल है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रोटेट कर सकते हो आप अपने हैंड को, वर्टिकल प्लेन में भी रोटेट कर सकते हो। तो जब आप सोचो, मान लो आप अपने हैंड को जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एक्सिस मतलब लाइन होगी ना कोई, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन फर्क नहीं पड़ता, लाइन है, ठीक है। मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूं, ये हाथ है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये समझ पा रहे हो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो
क्या है, चाहे इनटू द प्लेन कह दो चाहे आउट ऑफ प्लेन कह दो। इसके परपेंडिकुलर होगी, मान दो। ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपने किधर को कील लगाई होनी चाहिए, इससे मेरा हाथ ऐसे घूम, आपको लगा देगा। ठीक है ना, ऐसे लगाई होगी तभी ऐसे घूमेगा, अगर ऐसे लगाई होगी फिर कैसे घूमेगा, ठीक है। ये जो राइट लग रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जिससे ये पता चले कि कोई पार्टिकल कितने रेडियस का सर्कल करता है, ठीक है जी। तो विद दिस नॉलेज हम बच्चों बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हेडिंग दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसमें तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें ये फिगर बना लो, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा मुझे। ये हाँ मतलब ये हमने ऐसे ही बहुत सारी लाइनें बनाई हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस एक्सिस के अबाउट कैसी रोटेशन होएगी, तो नाम कभी ओके। तो जैसे फिगर है आप इसमें देखो कि जैसे मान लो जस्ट टू अंडरस्टैंड सर मैंने जो एग्जांपल दिए थे उसकी पर और एलाबोरेट करते हुए कैसे, जैसे मान लो ये अगर एक्सिस 1 होती तो इसके अबाउट बॉडी की रोटेशन कैसी, ये मतलब ऑलमोस्ट दरवाजा खुलने वाली सिचुएशन में होगी ना कि ये लाइन है इसके अबाउट दरवाजा खुलना, वही सेम लाइन 3 के लिए भी होगी है ना। एक्सिस 2 के अबाउट कैसी मोशन है, ये ऐसे ऊपर से नीचे है ना, ये मतलब सॉर्ट ऑफ ये पूरे का पूरा ऊपर से ऐसे नीचे को आ गया, एक्सिस 2 हो गया। एक्सिस 4, एक्सिस 4 इज इनटू द प्लेन, ऐसे जो क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, तो इसमें ये शीट जो है वो ऐसे इसी प्लेन में ऐसे रोटेट कर रही है, इज दिस थिंग क्लियर? यस। तो मतलब इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है और हर एक्सिस के हिसाब से हर बॉडी का मतलब जो अलग-अलग पॉइंट्स का रेडियस होगा वो अलग-अलग बन रहा होगा। आप बच्चों एक बात ये भी समझो कि एक्सिस एक लाइन होती है, एक पॉइंट नहीं होता। जैसे अगर मैं एक कॉर्नर ले लूं, चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम वाला कॉर्नर ले लूं, तो उस कॉर्नर के अबाउट भाई जो वर्टिकल लाइन है उसकी रोटेशन अलग है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी रोटेशन अलग है, हेंस द नेम एक्सिस। एक्सिस तो आपको पता है ना, एक लाइन है।
तो इससे कुछ क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? चलो ठीक है बच्चों, that's it. नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करेंगे आगे डिटेल कि क्या होता है, कैसे होता है. क्या आप क्वेश्चंस कर सकते हैं? तो इसको रिवाइज करना बच्चों अच्छे से, ठीक है. और 3A करनी शुरू कर दो. 3A में से आप मतलब ये जितना हमने किया है A, B और E पार्ट्स तो कर लो कंप्लीट बच्चों, है ना. ना तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा फिलहाल, बट करके रखो, उनके पास टाइम है वो तो करो तब तक, राइट. चलो ओके बच्चों, बाय. क्या ये रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स एंड ट्रांसलेटरी मोशन आज ही समझाया मैंने.